नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एलपी सीबीटी 2 के लिए हम लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 2 इन्वायरमेंट के 100+ एमसीक्यू का पार्ट 3 डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है जा करके जरूर से देखिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के भी मैंने 100+ एमसीक्यू के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 करार रखे हैं। जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं तो आपका इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीटेड है। इसमें मैं अभी 2 क्लास और दूंगा, ठीक है, थ्योरेटिकल क्लासेस। और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल करके या व्हाट्सअप करके, मेनली अगर व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, 7909004902 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पार्ट 3 जो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है भाई। चलिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे। सवाल आपसे बोला गया है कि कोई दिया गया खाद्य श्रृंखला को किस प्रकार से सही तौर से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, यानी हाउ कैन द गिवन फूड सीरीज बी डिस्प्लेड करेक्टली। तो क्या दिया है पहले हम लोग देखते हैं सारे के सारे फूड चेन। सबसे पहला जो फूड चेन है आपका वो है आपका जो घास। देखिए इंग्लिश में मैंने इसको नहीं ट्रांसलेट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ घास को क्या लिखूंगा भाई, ग्रास हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इस घास को किसने लपेटा है, बकरी ने लपेटा है, ठीक है भाई। और इसके बाद अगर आप एरो देखेंगे तो इस प्रकार से दिया है, उस इधर लिखा हुआ मानव यानी कि इंसान। तो यहाँ लिखा गया है कि जो मानव को बकरी लपेट रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? क्या इंसान को बकरी लपेट सकता है? नहीं, यानी कि ये फूड चेन तो पॉसिबल नहीं है आपका, यानी पहला जो है ये आपका फूड चेन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं आपसे, तो यहाँ पे दिया गया है घास, और घास का अगर आप एरो देखेंगे तो इस प्रकार से दिया हुआ है, और इधर लिखा हुआ है बकरी, और उसके बाद लिखा हुआ है मानव। इसका मतलब ये है कि घास को कौन लपेट रहा है भाई, बकरी मतलब ये घास जो है ये बकरी को लपेट रहा है ना, ये डायरेक्शन ये बतला रही है। और ये बकरी जो है ये मानव को लपेट रहा है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो ये भी फूड चेन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद बोला गया घास को कौन लपेट रहा है, बकरी, और बकरी को लपेट रहा है मानव। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख ले, मानव को लपेटा जा रहा है बकरी के द्वारा और बकरी को लपेट रही है घास। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये बहुत इजी सवाल है, और ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं हर एक इजी और हार्ड क्वेश्चन का तो खैर आपको टेंशन ही नहीं लेना। देखिए हार्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है, दो कंसेप्ट का मिलन वहां पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो सवाल है बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा कौन पाता है, हु गेट्स द मोस्ट एनर्जी इन द फूड चेन। तो सबसे अधिक एनर्जी फूड चेन में किसको प्राप्त होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, या फिर टॉप कंज्यूमर को। तो मैंने आपको बताया था जो फूड चेन है सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर ने जो खाना बनाया उसे किसने लपेटा, प्राइमरी कंज्यूमर ने। प्राइमरी कंज्यूमर को किसने लपेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर ने। सेकेंडरी को किसने लपेट लिया, टर्सरी ने। अब अगर फूड चेन अगर 4th ट्रॉपिक लेवल का है, देखिए यहाँ पे मैं इतना एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा है। देखिए ये हो गया आपका 1st ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका 2nd ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया 3rd ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया 4th ट्रॉपिक लेवल। जनरली जो फूड चेन होता है, ठीक है ना, तो फूड चेन में जो आपका ट्रॉपिक लेवल यानी कि पोषी स्तर जिसको हिंदी में कहते हैं, ये आपको या तो 4 या तो 5, मैक्सिमम मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, या तो 4 ट्रॉपिक लेवल का होगा या 5 ट्रॉपिक लेवल। इसका मतलब ये कि इसके बाद एक और आपको कोई कंज्यूमर मिल जाएगा, क्वार्टरली कंज्यूमर। इसके बाद जनरली क्या होता है, फूड चेन इतने ही 5 ट्रॉपिक लेवल तक मैक्सिमम होती है भाई। इसके पीछे भी रीजन है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के द्वारा जो न्यूट्रिशन का जो ट्रांसफर होता है अकॉर्डिंग टू लिंडमैन थ्योरी, क्या होता है, मैंने आपको बताया था 10% लॉ के बारे में, कि जो एनर्जी प्रोड्यूसर के बारे में मैंने बताया कि इसके पास जो एनर्जी 1000 जूल है जो इन्होंने खाना बनाया, इसका 90% तो लॉस हो गया अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। रेस्ट केवल 10% एनर्जी, यानी कि इसके पास कितना आया भाई, 100 जूल। इसके पास कितना आएगा भाई, 10 जूल। इसके पास कितना आया, 1 जूल। और इसके पास कितना आएगा, 0.1 जूल।
अब इसके बाद करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01, ये अप्रोक्स क्या हो जाएगा 0 जूल के बराबर। यानी इसके बाद अगर कोई कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा होगा खाने को या फूड को, उसके पास एनर्जी क्या जा रही होगी 0। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल जो फूड चैन होता है वो मैक्सिमम 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल का ही होता है, ठीक है। और यहां से इसका भी आंसर आपको मिल गया कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी भाई, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, प्रोड्यूसर के पास, कितना 100 जूल, ठीक है। और सबसे कम किसके पास होगा, तो भाई जो टॉप कंज्यूमर होगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्या सवाल पूछा आपसे, पूछा है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा कौन पाता है, सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होगा भाई, तो प्रोड्यूसर के पास होगा, ठीक है। चलिए, ये सवाल भी क्लियर है। अभी वो सवाल मैंने कराया था जो अभी बताया ना कि ट्रॉपिक लेवल जो फूड चैन में वो मैक्सिमम 4 to 5 होती है, या फिर आपको ये पूछेगा ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं जो एनर्जी का जो कंजर्व होगी, जो स्टोर होगी, वो क्या होती है भाई, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। एट द एंड वो फिर क्या हो जाएगा 0 जूल। तो लास्ट में जो कंज्यूमर होगा उसको एनर्जी जो एज ए न्यूट्रिएंट्स क्या मिल रही होगी 0, तो कोई फायदा है उसको। इसलिए जो फूड चैन बहुत अधिक 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल तक ही होता है। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक किस रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ये कि आपका ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, उसके बाद हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो यहां से आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, ये किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, तो क्या है भाई, अभी समझिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो लॉजिकली समझना है कि प्रोड्यूसर ने क्या किया है भाई, खाना बनाया है। ये प्रोड्यूसर किसको कह रहे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट है या ब्लू ग्रीन अलगई है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की फूड चेन की बात कर ले। अगर एक्वेटिक में मैं आपसे पूछूं तो एज ए प्रोड्यूसर कौन होगा भाई, मैंने आपको बताया है फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं भाई, बहुत ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्लांट होते हैं, बहुत हाई लेवल पे रिप्रोडक्शन लेवल होती है, एक फूड बनाती है जिसको कौन लपेट रहा होता है, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन के स्मॉल फिश, उसके बाद लार्ज फिश। ये है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो खैर, तो ग्रीन प्लांट ने जो खाना बनाया उस खाने में क्या है भाई, केमिकल सब्सटेंस है। तो केमिकल सब्सटेंस है यानी कि केमिकल एनर्जी है, और वही न्यूट्रिशन को, यही फूड को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, तो किस फॉर्म में एनर्जी जाएगा, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, यहां पे जो आप ऑप्शन देखेंगे इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए पहला हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का भी मैंने जिक्र किया है। फूड चेन में क्या होता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इसने जो खाना बनाया उसके अंदर जो एनर्जी है 1000 जूल, इसका 90% जूल क्या होता है भाई, लॉस हो जाता है। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने में, ठीक है। और जो 10 जूल होता है, सॉरी जो 10% होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। चलिए ठीक है। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी मतलब क्या है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये आपका समझ में आ गया किस फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए अगला क्वेश्चन वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इन एन इकोसिस्टम द 90% एनर्जी लॉस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले स्तर में किस रूप से 90% ऊर्जा का स्थान किस रूप में होता है भाई, तो हीट, जो 90% जो एनर्जी का जो लॉस होता है, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक किस रूप से 90% ऊर्जा का, मतलब 90% ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ लिखना, या फिर आप इसको लिखेंगे 90% ऊर्जा का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो इन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में सही तरीके से लिखा गया, इन एन इकोसिस्टम द 90% एनर्जी लॉस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखे ऊर्जा का हानि होता है, ठीक है, ऊर्जा का हानि, तो ट्रांसफर तो होता नहीं है ना ये, तो ये आपका लैंग्वेज गलत है, यहाँ मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। 90% ऊर्जा का क्या होता है भाई, हानि होता है। 90% ऊर्जा का क्या होता है, हानि होता है। चलिए भाई, अब क्लियर है। तो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्वेश्चन एक फिर से समझ लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि कोई एक इकोसिस्टम है जिसमें एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक किस रूप से 90% ऊर्जा का हानि होता, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है, कोई दिक्कत है भाई, नहीं। देखिए ये आपके बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन वगैरह सब अब आपके बन रहे होंगे। मैं वो सारे क्वेश्चन भी लिए हुए, उसी का एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है।
अगला सवाल अगर हम देख ले, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है और यह है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम अकर्स थ्रू द फूड चेन एंड इज, ये कैसा होता है, कौन सा डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन, टू वे, या फिर देखिए इसको भी समझ लीजिए, यहां से भी आपके सवाल बन जाते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका ग्रास, ग्रास को किसने लपेट लिया, इंसेक्ट ने लपेटा है, और इंसेक्ट को किसने लपेट लिया है, मुर्गी ने लपेट लिया है भाई। तो इसके पास जो खाना बनाया था, इसके पास जो एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी इसका 10% किसके पास चला जाएगा, इंसेक्ट के पास, और इंसेक्ट के पास जो एनर्जी आया उसको एज ए फूड कौन खा रहा है, ये मुर्गी खा रहा, तो इसका 10% एनर्जी इसके पास चला जा रहा। यानी अगर हम देखें तो एनर्जी का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है, बिल्कुल। अब एक बात बताइए, क्या एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे हो सकता है, ऐसे कब होगा, जब मुर्गी को कौन लपेटेगा, इंसेक्ट लपेटेगा, ठीक है, और इंसेक्ट को कब कौन लपेटेगा, ग्रास। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुर्गी को इंसेक्ट लपेट ले और इंसेक्ट को ग्रास नहीं, तो ऑलवेज एक तरफा प्रवाह होता है, यानी यूनि डायरेक्शनल होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। तो मैं देखिए 2 का भी फटाफट बोलने से अच्छा है कि मैं चीजों को एक्सप्लेन करके दिखा सकूं ना, तो ये माइंड में आपका बैठ जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि मैं इतने कि सर आप स्टूडेंट को इतना लो ग्रेड, मैं आपको लो ग्रेड नहीं समझ रहा हूं भाई। कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको ने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा होगा, वो डायरेक्ट अगर इन एमसीक्यू सेशन को देख रहे हैं तो भाई उनको भी समझ में आनी चाहिए, समझ गया ना भाई। तो पर्पस केवल तेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं है, वो सारे स्टूडेंट, कमजोर कोई नहीं होते, वो स्टूडेंट जो इन चीजों को नहीं पढ़े, तो बहुत आसान है, मैं वो बस फील कराना चाहता हूँ। आगे के सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपको बोला क्या गया है कि नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला में किस पोषी स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता, देखिए ध्यान से समझना है, आपसे पूछा गया है सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में। तो ये आपका दिया हुआ है क्या भाई, ये दिया हुआ आपका फूड चेन, ठीक है। यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रास हो गया, ग्रास को किसने लपेटा है, ग्रास हॉपर ने लपेट लिया है। इसको किसने लपेट लिया है भाई, फ्रॉग ने लपेट लिया है। फ्रॉग को स्नेक ने लपेट लिया और स्नेक को ईगल ने लपेट लिया, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, ये क्या है भाई, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल तक ही जाएगा। इसके बाद मैं अगर बोलूँ तो ये क्या है आपका भाई, प्राइमरी कंज्यूमर, ये है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है टर्सरी, ये है क्वार्टरली, या फिर इसी को आप टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं। अब सवाल की बारी है कि सवाल आपसे क्या पूछा है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा इंग्लिश वाले भाई। एट विच ट्रॉपिक लेवल इज द सेकेंडरी कंज्यूमर इन द फूड चेन गिवन बिलो, कि जो ट्रॉपिक लेवल आपके पास जो आपके पास फूड चेन दिया हुआ है, उस फूड चेन में किस ट्रॉपिक लेवल पे आपका सेकेंडरी कंज्यूमर उपस्थित है। तो किस ट्रॉपिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर है भाई, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। क्लियर है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। समझ में आ गया ये भी आंसर, आपको क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन भी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपको दिया हुआ है फूड चैन, और इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है द्वितीय उत्पादक किस पोषी स्तर पर, एट विच ट्रॉपिक लेवल इज द सेकेंडरी प्रोड्यूसर इन द गिवन फूड चैन। तो भाई देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको ग्रास दे दिया है, ग्रास को लपेट किसने लहा है, ग्रास हॉपर ने लपेटा है, इस फ्रॉग ने इसको लपेटा है, स्नेक ने लपेट लिया और ईगल ने लपेट लिया। तो एज इट इज ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। अगर मैं कंज्यूमर को दिखाना चाहूँगी, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये हो गया आपका टॉप कंज्यूमर। अगर मैं प्रोड्यूसर को बोलूँ तो ये क्या है भाई, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये आपका सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, ये टर्सरी प्रोड्यूसर है, ये क्वार्टरली प्रोड्यूसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है ना, यानी ये क्या है भाई, ये उत्पादक है, प्राइमरी उत्पादक है, और ये उत्पादक किसके लिए किसके लिए उत्पादक का काम कर रहा होगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि ग्रास के लिए। तो पूछा गया है कि किस ट्रॉपिक लेवल पे आपका सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर किस ट्रॉपिक लेवल पे भाई, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे ही होता है, ठीक है। ये चीज़ में मैंने कल की क्लास में आपको बताए थे कि जब प्रोड्यूसर और पूछा जाए तो प्रोड्यूसर और ट्रॉपिक लेवल बिल्कुल सेम होगा, लेकिन कंज्यूमर बस आगे पीछे हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल। अब इसका कंसेप्ट मैंने नहीं दिया, तो देखिए आज के क्लास में 9th 10th एनसीईआरटी का जो भी कंसेप्ट बचा हुआ होगा वो आज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन है वो भी आज आपके समाप्त हो जाएंगे। अभी इसके बाद और जो रेस्ट जो क्वेश्चन बचेंगे, क्योंकि 100 MCQ हम लोगों का प्लान है भाई इन्वॉल्वमेंट में, और यकीन मानिए 100 MCQ कर लेने के बाद आपको कोई नीड नहीं होगी, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करने की जरूरत होगी।
देखिए उसके बाद आपको क्लाइमेट चेंज जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, एसिड रेन हो जाएंगे, ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है ना, वो किस मंडल में है, समताप मंडल में स्थित होते हैं, ओजोन मंडल का जो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक, कितने डिस्टेंस 10 से लेकर 35 किलोमीटर में, वो ओजोन गैस के इफेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग को, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है भाई। तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। Accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain in increasing amount at each higher tropic level, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए कि खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल यानी अजैविक कीटनाशकों का प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचय होना क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन, पॉल्यूशन, जैव आवर्धन या फिर संचय। पहले अब इसको हम लोग इसके कंसेप्ट देखिए, इसका आंसर है आपका बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन। अब इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम आएंगे उस क्वेश्चन पे, तो आपको ज़्यादा अच्छा से। देखिए मैंने नोट्स के पास आपको ले आया डायरेक्ट, क्योंकि मैं चीज़ें लिखूंगा कम ताकि समय कम बचे और ज़्यादा चीज़ आपको डिलीवर हो पाए, ठीक है दोस्त। चलिए, जो मेन अभी हम लोगों को समझना है क्या भाई, बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। तो एक बार हम लोग बायो मैग्निफिकेशन के पास आ जाते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन किधर हो गया भाई, बायो मैग्निफिकेशन, चलिए बायो मैग्निफिकेशन यहाँ पे शायद मिल नहीं पा रहा है, चलिए मिल गया भाई। देखिए ये है आपका बायो मैग्निफिकेशन के बारे में चीज़ें आपको बतलाई गई, ठीक है। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या है ना, इसको समझिए। देखिए पहले, उससे पहले बायो मैग्निफिकेशन से पहले दो चीज़ें समझिए। जो गार्बेज होती है, गार्बेज मतलब समझ रहे कि नहीं भाई, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया आपका, या मटेरियल भी आप बोल सकते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, इसको भी आपको समझना होगा। इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग बायो मैग्निफिकेशन को समझेंगे, एकदम निचोड़ समझिए भाई। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। हिंदी वाले एकदम परेशान नहीं होइए, ठीक है, अभी हम आपको हिंदी में भी बतलाएंगे। पहले सुनिए, समझने में आप कोशिश करिए पहले क्या है भाई। गार्बेज यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी दो प्रकार, यानी कि दो प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना भाई, जो होते हैं एक बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल उसको कहते हैं, वैसे वेस्ट प्रोडक्ट को कहते हैं जो आसानी से डीकम्पोज्ड हो जाती है। कौन डिकम्पोज करता है? आपका डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप बोलेंगे सर स्पेलिंग समझ में आ रही है, मैं लिख ही नहीं रहा हूँ भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि लिखी हुई है सारी चीजें नोट्स में। मैंने आपको ये बताया कि जो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसको क्या किया जा सकता है? डिकम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। इसको डिकम्पोज करने के लिए आपको मैंने बताया था क्या है, आपके पास बैक्टीरिया है और आपके पास कवक है। याद आ रहा होगा ये डिकम्पोजर के बारे में, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि फ्रूट सड़ गल जाता है, किसी की डेड बॉडी जलने के बाद जो राख बचते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के तहत रखा जाता है। ट्री हो गया जो सड़ गल के जब नीचे गिर जाते हैं, ठीक है भाई, पेपर एक्सेट्रा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, उसको जो डिकम्पोजर होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कवक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? डिकम्पोज नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो इंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना, वो इंजाइम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक का कोई आइटम है, फाइबर हो गया, आपको उसको ये इंजाइम क्या करते हैं? टुकड़ों में नहीं तोड़ पाते हैं, और नहीं तोड़ पाने के कारण इसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसके कारण ये सॉइल में मिल जाता है। सॉइल में मिल जाने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो जाती है, और वही फर्टिलिटी रेट क्या करता है? प्लांट के लिए एज ए न्यूट्रिशन का काम करता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मैंने समझाया था। लेकिन ये क्या है भाई? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो आसानी से ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएगा। तो फिर इसके लिए क्या उपाय है भाई? इसके लिए भी तो कोई उपाय है, बिल्कुल उपाय है इसको भी। इसके लिए हमें क्या किया जाएगा? मैकेनिकल प्रेशर लगाना होगा, यानी मशीन से या फिर हीट के फॉर्म में हम इसको इसको हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे सब्सटेंसों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो डिकम्पोजर तो इसको नहीं कर सकता। तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है, अब हम लोग आ रहे हैं मेन टॉपिक में, बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। जैसे कि कृषि के एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं एग्रीकल्चर का ही, ठीक है। अब आपने एग्रीकल्चर किया तो आपने क्या किया? बहुत सारे पेस्टिसाइड को छिड़काव किया है, ठीक है ना, मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए।
तो उससे हुआ क्या कि जब कृषि हुई, अच्छे खासे काफी प्रोडक्शन हुआ, और हम पेस्टिसाइड का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि अधिक से अधिक क्या हो भाई, उत्पादन हो। यानी कि प्रोडक्टिविटी रेट को इंक्रीज करने के लिए, यानी उत्पादन जो हो, कृषि जो उत्पादन करे, बहुत अधिक उत्पादन करे, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। तो वो जो पेस्टिसाइड होता है ना, वो पेस्टिसाइड आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि जो आपके डिकम्पोजर है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है, उस पेस्टिसाइड को क्या किया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है। ठीक है ना, पानी में क्या किया दिया जाता है, बहा दिया जाता है। अगर उसको मैकेनिकल प्रेशर से या फिर हीट के द्वारा बायोडिग्रेड नहीं किया गया है तो फिर उसको हम लोग पानी में फेंक देते हैं, या आपने बोतल का यूज किया, आपने पानी में फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ प्लास्टिक है उसको पानी में फेंक दिया, तो उससे हुआ क्या समझिए, ये अब आपका क्या हुआ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ चुका है ना, ये आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ चुका है। ठीक है भाई, आ चुका है। अब यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस आए हैं, उसके बाद जो सब्सटेंस है पानी के अंदर, इस प्रकार से मैंने आपको दिखाए हैं। कुल मिलाकर यहाँ मैंने आपको 10 बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के फिगर बनाए। ठीक है भाई, 10 है। अब ये जो है ना, ये पानी के अंदर क्या है, जीव है। तो मान के चलिए कोई एक मछली है। ठीक है, अब इस मछली के अंदर क्या है भाई, ये टॉक्सिक एलिमेंट इसके अंदर चला जाएगा। ये क्या है, अब एक टॉक्सिक एलिमेंट का काम करेगा ना। तो अब जैसे ही इस छोटे मछली के अंदर आए, अब इसको कौन खा रहा होगा भाई, बड़ी मछली खा रही होगी। अब जैसे ही बड़ी मछली को जो कोई खा रहा होगा, इसका साइज भी बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ सेल्स की इंक्रीजमेंट हो रही है। तो जो टॉक्सिक एलिमेंट इससे अब क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो टॉक्सिक एलिमेंट की इसमें जो है ना संख्या अधिक हो जाएगी, 20 हो जाएगी संख्या। अब यहाँ जो पानी है, पानी से टॉक्सिक एलिमेंट इसके अंदर आ गया, मान के चलिए 10 या फिर 15। अब बोलेंगे 15 कैसे हुआ सर, यहाँ पे 20 कैसे हुआ, एक मिनट, यहाँ पर 20 कैसे हुआ। तो भाई देखिए, ये जीव जो है ना, ये कंपैरेटिवली ये छोटी मछली से क्या है, बड़ी मछली है, यानी इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, अधिक है। और इस बड़ी मछली को जब कौन खा रहा है, और भी एक बड़ा जीव यानी आप खा रहे हैं, आपके अंदर नंबर ऑफ कोशिका बहुत अधिक है। तो आपसे क्या हो रहा है, टॉक्सिक एलिमेंट आपके अंदर आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है भाई, फर्दर वहां पे डिवीजन कर रहा है। ठीक है, तो जिससे टॉक्सिक एलिमेंट की संख्या बढ़ गई है। इसके अंदर 30 बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आ गए, यानी टॉक्सिक एलिमेंट हुआ आ गए। तो अब क्या हुआ देखिए, ये एक फूड चैन था, यानी कि यहाँ पे जो पानी से क्या हुआ भाई, इस स्मॉल मछली में आई, स्मॉल मछली से लार्ज फिश में आ गई, लार्ज फिश से इंसान के अंदर आ गई। यानी कि ये जो फूड चैन है, इस फूड चैन में हर ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे कि यहाँ पे प्लांट है, प्लांट ने जो भी खाना बनाया, उस खाने को मछली ने खाया। ठीक है, या जू प्लैंकटन ने खाया, पहले ये सब समझिए। तो जू प्लैंकटन के अंदर 5 टॉक्सिक एलिमेंट आया। अब जू प्लैंकटन को छोटी मछली खा ली, तो इसका लार्ज ऑर्गेनिज्म है, बड़ी ऑर्गेनिज्म है, तो नंबर ऑफ सेल अधिक है, तो यहाँ पे 10 टॉक्सिक एलिमेंट आ गया। तो हुआ क्या समझिए, जैसे कि जू इससे पहले मैं बता दूं प्रोड्यूसर कौन है भाई एक्वेटिक में, तो फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, ये सब मैंने कल बताया था। फिर जू प्लैंक्टन लपेट लिया है, इसके बाद स्मॉल फिश लपेटा है, इसके बाद लार्ज फिश लपेट लिया है, और इसके बाद इंसान ने लपेट लिया। तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट था, इसके अंदर जो इसके पास जो है, अभी मान के चलिए टॉक्सिक एलिमेंट की संख्या 5 है। इसको जू प्लैंक्टन ने लपेटा, तो यहाँ पर टॉक्सिक एलिमेंट की संख्या 8 हो गई है। अब इस स्मॉल फिश ने लपेट लिया, तो इसका बॉडी साइज बढ़ा है, तो नंबर ऑफ कोशिका की संख्या भी अधिक है, नंबर ऑफ सेल भी अधिक है, तो यहाँ पर टॉक्सिक एलिमेंट 10 हो गया। अब लार्ज मछली ने लपेट लिया तो 20 हो गया टॉक्सिक एलिमेंट इसके अंदर, और ह्यूमन ने लपेट लिया तो 30। तो ये फूड चैन जो आप देख रहे हैं, इस फूड चैन में क्या हो रहा है, जो टॉक्सिक एलिमेंट क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होना मतलब मैग्नीफाई होना। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा करना। तो ये आपका टॉक्सिक एलिमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। एक बायोलॉजिकल ये आपका क्या है भाई, प्रोसेस है, ये है ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्वेटिक इकोसिस्टम का। तो इसीलिए कि टॉक्सिक एलिमेंट का समझिएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी फूड चेन में जब टॉक्सिक एलिमेंट क्या होता है, मैग्नीफाई करती है, उसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे आ जाइए नोट्स में, एक बार आपको मैं नोट्स करवा देता हूँ, तो अच्छे से चीजें और भी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगी भाई। चलिए नोट्स एक बार हम लोग देख लेते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखिए क्या लिखा गया है डेफिनेशन में, द प्रोसेस बाय विच द हार्मफुल एंड टॉक्सिक एलिमेंट इंटर इनटू द फूड चेन। तो फूड चेन में कैसे इंटर हुआ भाई, आपने पानी में फेंक दिया, ठीक है, या फिर आपने सॉइल में ही छोड़ दिया, तो सॉइल से कहाँ चला जाएगा भाई, जो बचा हुआ चीज था एग्रीकल्चर, तो सॉइल से पानी में चला गया, वाटर में चला गया। अब ये एक्वेटिक सिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ गया भाई, वाटर से स्मॉल फिश में,
तो देखिए यहाँ पर टॉक्सिक एलिमेंट की संख्या बढ़ते जा रही है, इंसान के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ठीक है। तो फूड चेन एंड गेट कंसंट्रेटेड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच सक्सेसिव लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जैव आवर्धन इसको कहते हैं। पेस्टिसाइड क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैंने बताया इन ह्यूमन बीइंग द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट इज मैक्सिमम हो गया है, और एस ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज करेगी, बायोमैग्निफिकेशन क्या होती जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इंक्रीज टॉक्सिक एलिमेंट, जैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो टॉक्सिक एलिमेंट थी वो क्या थी, कम थी, हार्मफुल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में और अधिक हो गया, थर्ड में और हो गया, फोर्थ में और अधिक हो गया, तो वही दिखाया गया ये साइन, टॉक्सिक एलिमेंट इंक्रीज, बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो सिंपल बात, टॉक्सिक एलिमेंट इंक्रीज करे तो बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज ही ना करेगा दोस्त। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कि खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजैविक जो कीटनाशक का जो छिड़काव किया जाता है तो प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचय होना, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम उच्च ट्रॉपिक लेवल पे चलते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चला जाएगा ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो क्या होगा भाई, टॉक्सिक एलिमेंट की संख्या भी बढ़ेगी, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, बोला गया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोला गया ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर प्रोड्यूसर, तो बिल्कुल सही बात है ना भाई, जितने भी हरे पौधे हैं और नीरे हरे शैवाल जो हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये सभी उत्पादक है बिल्कुल। ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक बात बताइए, यहाँ लिखा गया है क्या कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपना जो फूड है ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त करता है। खैर इसको अभी रोकते हैं, ऑप्शन सी में देखते हैं, प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रोड्यूसर जो है यानी कि ग्रीन प्लांट या ब्लू ग्रीन अलगी कह लीजिए, और एक्टिवेटिंग में आपका फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन डी, प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल प्लांट क्या करता है, सूर्य से एनर्जी लेता है, सोलर एनर्जी को फिर खाना बना दिया, फूड बना दिया, तो केमिकल एनर्जी में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट स्टेटमेंट। अब बात है भाई बी और सी के बारे में, अब हमें चेक करना है कि कौन सा बी और सी में दोनों सही है या दोनों गलत है। ये सही है आपका, ये सही है, अब इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अच्छा यहाँ पे मुझे और भी चीज़ों को यहाँ पे नॉट करेक्ट लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि चलिए फिर ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए ना। मेन हरे पौधे को कार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन मिलता है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब समझ में आ रहा ना, जिसमें क्या उपस्थित होगा भाई, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग उपस्थित होगा, ठीक है। और यहाँ लिखा गया कि प्रोड्यूसर प्रिपेयर द फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा, तो भाई ये ऑप्शन गलत है। ग्रीन प्लांट्स अपना जो भोजन बनाती है भाई, तो ग्रीन प्लांट कैसे बनाती है, सोलर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्रकाश की किरण जो आ रही है, तो क्या उसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, नहीं है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है। उसके बाद वाटर जा रहा है, ठीक है, तो H2O, ठीक है ना, वाटर में क्या H2O, क्या कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कुछ न्यूट्रिशन जो आप उसमें दे देती हैं, ठीक है, जो सॉइल में आपका जो बायोडिग्रेड कर दिया जाता है डिकम्पोजर के द्वारा, तो वो क्या हो गया भाई, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोजर क्या करता है, इनऑर्गेनिक में बदलता है, याद करिए। तो इसीलिए ग्रीन प्लांट यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो अपना फूड जो तैयार करता है, कैसे तैयार करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर प्रोड्यूसर, ये भी सही है। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट मैं लिख देता हूं, ठीक है, तब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना भाई। तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही नहीं है, ठीक है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है भाई, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला गया द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो हरे पौधे अवशोषित सौर विकिरण का कितना प्रतिशत लगभग लेता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर होता है, वो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है यानी कि सोलर रेडिएशन यानी कि सोलर एनर्जी जो आती है, उसका कितना परसेंट एनर्जी अपने आप को क्या करती है, क्या करती है भाई, एब्जॉर्ब करती है। तो केवल 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और ये पूरे आगे के फूड चैन को यानी कि पूरे पृथ्वी क्या कर रही है भाई, सर्वाइव कर रही है। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है पूरी पृथ्वी की, वो क्या है भाई, सन है, और
सन जो सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका कितना परसेंट एनर्जी से पूरा आपका वर्ल्ड या इकोसिस्टम चल रहा है? तो 1% एनर्जी से। ठीक है, ये मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल बोला गया है कि विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ फूड चेन, कौन सा वर्ग खाद्य श्रृंखला का संगठक नहीं होगा? देखिए घास जो है, ठीक है, घास को कौन, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना कि ये कौन सा फूड चेन कौन इसमें पॉसिबल नहीं है। घास को कौन खाएगा भाई? खरगोश खाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें मैं अगर फूड चेन बनाऊं तो घास पहले आएगा, घास के बाद खरगोश आ जाएगा, खरगोश को कौन खाएगा? भेड़िया खाएगा, और इस भेड़िया को किसने खा लिया भाई? शेर ने खा लिया, शेर भी है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है फूड चेन बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं प्लैंकटन, ठीक है ना, प्लैंकटन समझ रहे हैं ना भाई, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो जो प्लैंकटन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया प्लैंकटन, ठीक है। प्लैंकटन को कौन खाएगा? मानव तो नहीं खाएगा, मछली नहीं खाएगी भाई, जू प्लैंकटन खाएगा, जू प्लैंकटन खाएगा, ठीक है। और टिड्डा तो भी नहीं खाएगा। चलिए ये थोड़ा सा अभी डाउटेबल है, ये पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा, बट आगे का ऑप्शन भी अभी हमें देख लेने चाहिए एक बार। चलिए आगे देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है। जो भेड़िया है, घास है और सांप है और ये टाइगर है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है भाई? इसमें भी आपको समझ में आना चाहिए कि जो घास है, घास को कौन खाएगा भाई? ग्रास होपर खाएगा, है ना। तो वो तो भी नहीं है, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। चलिए उसके बाद अगर देख लिया जाए ऑप्शन डी को, तो ग्रास है, इसको कौन लपेटेगा? ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। इसको कौन लपेटेगा? ग्रास ऊपर को मेडक करेगा, थर्ड हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल। इसको 4th ट्रॉपिक लेवल में रखेंगे या 5th ट्रॉपिक, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। तो इसमें आगे नेक्स्ट ऑप्शन बनेगा ओनली ए, ओनली बी, सी, ओनली ए बी सी, ऑल, ठीक है। तो ये छूट गया मेरे से, कोई नहीं, हो गया उस समय क्वेश्चन में, क्योंकि देख सकते हैं ये भाई इसका दोनों उत्तर है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ, कौन नहीं बनेगा, यहाँ पे लिखा है कौन संगठक नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। इसमें समझ में आया ना भाई, प्लैंकटन को खाने के लिए कौन, यानी कि फाइटो प्लैंकटन को खाने के लिए क्या चाहिए? जू प्लैंकटन चाहिए। यहाँ पे ग्रास हॉपर क्या खाएगा? घास खाएगा, और यहाँ पे घास खाने वाला कोई है ही नहीं, भेड़िया थोड़े खा लेगा भाई, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपका फूड चेन। चलिए अगला क्वेश्चन है 29, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन। ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब इसको सवाल को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फूड वेब का कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। फूड वेब क्या है अब इसको समझ लीजिए एक बार, 1 मिनट। मैंने एक चार्ट भी लिया, बिल्कुल एनसीईआरटी का ये वाला चार्ट। अब इसको समझिए पहले क्या है। देखिए एक टॉपिक पढ़ना होता है आपको फूड वेब के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा फूड चैन, है ना, जैसे कि ये फूड चैन है, ग्रास को लपेटा डियर ने, डियर को लपेटा टाइगर ने। अब ये जो डियर है ये क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ मैंने लिखा है कि इस केस में अगर डियर कहे कि केवल मैं ग्रास ही खाऊंगा, ये डियर जितने भी है पॉपुलेशन डियर की धरती पे, वो कहेगा केवल मैं ग्रास ही खाऊंगा, तो भाई सिंपल सी बात है, ग्रास की संख्या कम हो जाएगी। कम होते होते क्या हो जाएगी भाई? बिल्कुल घट जाएगी। अब ऐसा समझिए कि इंसान है, इंसान कोई सब्जी नहीं खाए, केवल एक ही सब्जी खाए, कद्दू की सब्जी, तो भाई जो कद्दू का प्रोडक्शन है, कितना ही प्रोडक्शन होगा, अंत में खत्म हो जाएगी। जैसे पॉपुलेशन है जन लोगों की, है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम केवल कद्दू नहीं, बैगन भी खा सकते हैं, है ना, कटहल की सब्जी भी खा सकते हैं, उसके अलावा पटल की सब्जी भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका कद्दू भी बैलेंस्ड है, मतलब बैलेंस करने का मतलब कि वातावरण में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। तो उसी प्रकार अगर ये डियर जिद कर ले कि केवल मैं ग्रास ही खाऊंगा, दूसरा और कोई फूड नहीं खाऊंगा, तो इससे क्या होगा, ग्रास की जो संख्या है कम हो जाएगी, कम होते होते विलुप्त हो जाएगी। अगर ये विलुप्त हो गई इस धरती से, तो ये धीरे धीरे ये जो डियर है ये भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका खाना ही भाई ये था। और अगर ये विलुप्त हो गया तो इसको लपेटने वाला बैठा हुआ था टाइगर, जो इसका खाने का काम कर रहा था प्रोड्यूसर का, ये भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है इसको समझिए। अब यहाँ ये लिखा गया है कि डियर कहे कि केवल मैं ग्रास ही खाऊंगा, तो ग्रास की संख्या कम होगी और खत्म भी हो सकती है। तो ग्रास में क्या होगी, कमी या लुप्त हो जाएगी। फिर इससे क्या हो जाएगा, डियर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार टाइगर भी कहे कि केवल मैं डियर ही खाऊंगा, ये टाइगर भी अब बोल दे कि भाई अब मैं डियर ही खाऊंगा, दूसरा कुछ भी नहीं खाऊंगा, कोई जीव को नहीं खाऊंगा, तो भाई अब ये टाइगर भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर ये केवल डियर को ही खाएगा तो डियर की संख्या भी कम हो जाएगी, और डियर का भी खाना खत्म हो गया तो भाई अब डियर भी भूखे ही मर रहा है।
समझ में आ रहा ना। तो मर रहा तो चलिए मरे को ही टाइगर भी खा लिया, तो मर रहा लेकिन रिप्रोडक्शन तो टाइगर में डियर में हो नहीं रहा, तो भाई डियर की संख्या खत्म, लुप्त, फिर टाइगर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो डियर खत्म हो जाएगा तो टाइगर की अस्तित्व भी खत्म हो जाएगी। इसलिए डियर जो है, अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए इसके बाद वाला जो लाइन है अब वो आपको समझना है मेन यहाँ से। इसलिए जो डियर है आपका, ठीक है ना, ये जो आपका डियर है, ये जो आपका डियर है ग्रास के साथ साथ, ठीक है, इस ग्रास के साथ साथ पादप पदार्थ को भी फूड की तरह लेता है। तो ये जो डियर है ना, इस ग्रास के अलावे दूसरा भी क्या करता है, जो आपका प्रोडक्ट है एज ए फूड प्रोडक्ट है, प्लांट का जो फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या करता है, खाता है। समझ में आया। उसी प्रकार टाइगर भी जो है ना डियर को भी खाता है, इसके अलावा दूसरे जीव को भी खाता है। इससे क्या है, डियर की संख्या विलुप्त नहीं होगी या कमी नहीं आएगी, या ग्रास की संख्या में कमी नहीं आएगी। तो इससे का मतलब क्या है, तो भाई अब इसका देखिए यहाँ पे मैं जो डायग्राम बना रहा है ऐसे ऐसे बना रहा हूँ फूड चेन का, ये इसको लपेटेगा तो इसका यहाँ पे एक प्रोड्यूसर, यहाँ पे लपेटा, ये लपेटा। तो इसलिए जो फूड चेन होता है ना वो स्ट्रेट नहीं होती है, समझिएगा ध्यानपूर्वक से। आगे मैंने लिखा उसी प्रकार टाइगर डियर के साथ साथ अदर एनिमल को भी तरह खाता है। इस कारण फूड चेन जो होता है ना स्ट्रेट ना होकर एक जाल बना लेती। ये क्या बना ली, एक जाल बना ली है, और इसी जाल को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। अब एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया, वो डायग्राम मैं आपको समझा देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन ये आपको लॉजिक समझ में आया कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म स्टिक हो जाए, टाइगर स्टिक हो जाए, केवल मैं डियर ही खाऊंगा, तो सिंपल सी बात है भाई डियर की जनसंख्या विलुप्त हो जाएगी। और टाइगर भी अगर कसम खा ले मैं केवल ग्रास से ही खाऊंगा, दूसरा कोई भी पादप पदार्थ नहीं खाऊंगा, प्लांट प्रोडक्ट अगर नहीं खाऊंगा, तो ग्रास की संख्या कम हो जाएगी। अब इस डायग्राम को देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्नेक को लिया, ठीक है भाई, ये फूड वेब का डायग्राम एनसीईआरटी का। अब ध्यान से देखिए ये स्नेक किसको किसको लपेट रहा है, इस मेढक को भी लपेट रहा है, इस चिड़िए को भी लपेट रहा है, इस चूहे को भी लपेट रहा है। इससे हो क्या रहा भाई, अगर ये केवल मेढक को ही लपेटता ये स्नेक, तो मेढक की संख्या कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है मेढक मिला तो इसको भी लपेट लिया, ये नहीं मिला तो इसको लपेट लिया, ये नहीं मिला तो इसको लपेट लिया। इसलिए क्या है भाई, यहाँ पे ये आपका जो फूड चेन है ये देखिएगा कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बन गया, और जाल नुमा स्ट्रक्चर बन गया इसी को क्या कहते हैं भाई, हम लोग फूड वेब कहते हैं। अब जैसे कि इस टाइगर को ही देख लीजिए भाई, ठीक है, अब ये किसको किसको लपेट रहा है, इससे भी लपेट रहा है, हिरन को भी लपेट रहा है, उसके अलावा देखिएगा इसको भी लपेट रहा है, ठीक है, और एक दो को इधर भी लपेट रहा है। उसी प्रकार इस मोर को देख लीजिएगा यहाँ पे, तो ये मोर किसको इसको लपेट रहा है, स्नेक को भी लपेट रहा है, इसके अलावा कुछ पादप पदार्थ इसको भी लपेटे जा रहा है, इसे भी लपेट रहा है। तो इससे क्या है, कोई भी चीज़ें घटेगी नहीं, ठीक है भाई फूड चेन में। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पे। यहाँ पे चलिए, यहाँ सवाल बोला गया कि व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन। अगर बोला गया कि अगर फूड चेन से ये डियर मिसिंग हो जाएगा तो क्या होगा, यानी डियर विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो बोला गया कि द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज, तो टाइगर का पॉपुलेशन क्या बढ़ जाएगा। तो भाई बताइए, टाइगर का ये तो खाने का काम कर रहा ना, डियर की संख्या कम हो गई है इस फूड चेन में, तो टाइगर का खाना जो है वो घट जाएगा, तो टाइगर का खाना घटेगा तो पॉपुलेशन घटेगा ही टाइगर का। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेज, अगर डियर घट गया तो पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं भाई, तो और बढ़ जाएगा क्योंकि खाने वाला ही व्यक्ति चला गया। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, क्या टाइगर ग्रास खाने लगेगा, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज, ये बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज एंड पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया, यहाँ ये नहीं बोल दिया गया है कि आप बोलेंगे सर टाइगर दूसरा जीव खा लेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन दिस फूड चेन, इस फूड चेन में अगर डियर विलुप्त हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो टाइगर की जनसंख्या घट जाएगी, ग्रास की जनसंख्या बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं भाई, तो यही फूड वेब का भी कंसेप्ट होता है। चलिए, जीव भार का जो पिरामिड है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, यानी बायोमास का मैंने आपको बताया था कि एक तो इन्वर्टेड भी बनता है, ठीक है, ये हो गया अपसाइड या अपराइट या सीधा पिरामिड बोलते हैं, और ये है आपका इन्वर्टेड। और ये कहाँ बनता था आपको याद होगा, बायोमास यानी जीव भार का एक्वेटिक में, एक्वेटिक में यानी कि पानी में, पानी में वन होता है नहीं, ग्रास लैंड ड्राई लैंड नहीं होता, यानी कि तालाब इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। अगला सवाल आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज स्प्रेड ओवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ।
इसमें से कौन सा इकोसिस्टम यानी डेजर्ट इकोसिस्टम यानी मरुस्थल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ग्रासलैंड हो गया, माउंटेन या सी, कौन इकोसिस्टम सबसे बड़ा है लार्जेस्ट एरिया में? तो भाई ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको बताया भी था कि ये जो आपकी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी का 3/4 हिस्सा में क्या है? केवल और केवल पानी है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे पानी है तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भी समझिए, इस 3/4 हिस्सा का केवल एक हिस्से में क्या है? केवल एक हिस्से में फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब पीने योग्य पानी है। बाकी जो रेस्ट हिस्सा क्या है? लवणीय है, यानी कि खारा पानी जिसको आप नहीं पी सकते। और इस एक हिस्से का भी 96% जो पानी है ना, आपके ध्रुव में एज ए बर्फ आइस की तरह जमा हुआ है। तो आपके धरती पे जो पीने योग्य पानी है केवल 3 से 4%, जो आप नदी में देखते हैं, तालाब में देखते हैं, चापा नल में देखते हैं। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, जब पूरी पृथ्वी का बाकी रेस्ट जो पार्ट बच गया है 1/4 हिस्सा, उसमें क्या है? स्थल है। तो बाकी जो आप डेजर्ट देख लीजिए, इकोसिस्टम, ग्रासलैंड को देख लीजिए, माउंटेन, ये सब स्थल में ही है भाई। और ये सी तो सबसे बड़ा हो जाएगा ना इकोसिस्टम आपका। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो ये सब ज्योग्राफी में मैंने करवाया भी आपका। तो चलिए, अब यहाँ से हो गया है आपका पूरा खत्म। अब यहाँ से हम लोगों का रेस्ट देखिए, कल से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आज का क्लास छोटा ही रखेंगे। आगे क्वेश्चन है CO2 बढ़ने से पृथ्वी ग्रह पर क्या अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस को देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को देखेंगे, एसिड रेन का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। CO2 का डिटेल अध्ययन कर लेंगे, मीथेन के बारे में डिटेल अध्ययन कर लेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में डिटेल अध्ययन कर लेंगे। देन फिर हम लोगों का पूरा इन्वायरमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ चीज़ें बची होगी जिसको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कंप्लीट करना है, और उसके लिए बाकी मैं अपने एप्लीकेशन में चीज़ें देखिए। ये जो आपको दिख रहा है ना एप्लीकेशन में, ये जो आपको दिख रहा है, ये भाई रामबाण है। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। PCS तक के स्टैंडर्ड का कंटेंट है भाई, ठीक है। तो इसमें अब कुछ चीज़ें अपडेट करनी है करंट अफेयर से जोड़ करके, तो वो एक अलग मैटर है। तो आपको रेलवे के लिए उतना करंट अफेयर्स अपडेट करने की आवश्यकता नहीं, PCS वगैरह में देखा जाता है। बाकी मैं वो सारी चीज़ें कर दूंगा, उसके लिए जो पेड यूज़र है टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। तो मिल लेंगे अब हम लोग इन्वायरमेंट में आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा सा सेशन ही आज मैंने रखा क्योंकि सारे मैंने MCQ करवा दिए हैं आपके। अभी देखिए टोटल अब एक चीज़ को समझ लीजिए, मैं एक चीज़ मिथ भी दूर कर देता हूँ। कितने MCQ हमने किए भाई? केवल 31 ही MCQ अभी तक हुआ है। अब आपको यही MCQ इसी को रटाया जाएगा, कराया जाएगा 500-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस में। मैंने 31 MCQ में भाई पूरा निचोड़ रख दिया हूँ। अब आपको आज विश्वास नहीं होगा, जब आप खुद से पढ़ेंगे, कहीं भी पेड कंटेंट पढ़ रहे होंगे, किताबें पढ़ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।